और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है मयूर ने, शिवा ने और अक्षय ने, और वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कौन सा देश भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकली बेहतर है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ज्योग्राफी। देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग में व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और हम इतने भोले भाले हैं कि अंग्रेजों ने हम भारत के लोगों को डिवाइड एंड रूल का पाठ पढ़ाया और हमने इसे ही फॉलो करके इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कर लिया। पर सोचो, कभी अगर बंटवारा हुआ ही नहीं होता तो क्या स्थिति होती। इंडिया पाकिस्तान आज ही एक भारत का हिस्सा होते तो भारत की मिलिट्री आज दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री होने के साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री भी होती। यही नहीं, आने वाले 74th इंडिपेंडेंस डे तक पाकिस्तान की 4 जंगों में, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे में और आज तक भारत पर हुए टेररिस्ट अटैक में मारे गए लाखों शहीदों की जानें भी नहीं जाती। और इसी के साथ इंडिया पाकिस्तान की जीडीपी मिलाकर हमारे देश की जीडीपी यूके की जीडीपी को पीछे छोड़कर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट जीडीपी होती। पर यह सब सिर्फ तभी होता अगर इंडिया आज भी 1947 के पहले वाला भारत होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट चुके हैं और आज अगर ये एक होते तो चाइना से आगे निकलकर एशिया के डेवलप्ड कंट्री नहीं बल्कि एक सुपर पावर कंट्री बन चुके होते। पर अफसोस ये सब कभी नहीं हुआ और जो बंटवारा हुआ है ना, उससे इन दोनों ही कंट्रीज का क्या हाशर और हाल हुआ है, क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ है, आज हम वही चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में, जिसका टाइटल है इंडिया पाकिस्तान ज्योग्राफी। बंटवारे के बीज तो अंग्रेजों ने भारत में आते ही बो दिए थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 2 में हार गए तब उनके पास इंडिया को गुलाम बनाए रखने के लिए पैसे नहीं बचे और इसीलिए उन्होंने भारत को लूट लेने के बाद फिर अपने देश वापस जाने की तैयारी कर ली। लेकिन जाते जाते भी अंग्रेजों ने भारत की बर्बादी के लिए भारत को आजादी के साथ इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे का तोहफा दिया। और इसी बंटवारे के लिए स्पेशली इंग्लैंड से एक वकील को बुलाया गया जिसका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ, और जो पहली बार बस इंडिया और पाकिस्तान के बीच लाइन खींचने के लिए आया था। मतलब भाई, पहले कभी इंडिया नहीं आए थे, बस पहली बार आए लाइन खींचने। अब सर सिरिल ने कैसे ये लाइन खींची, इस पर पूरा वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी है, जिसे आप इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हो। मगर शॉर्ट में बताऊं तो सर सिरिल ने रिलीजन के बेसिस पर बंटवारा कर दिया था, पर इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन को खींचते वक्त उन्होंने बॉर्डर्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, जिस वजह से आज ये दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम है और पाकिस्तान के जियोग्राफिक बॉर्डर्स की हालत काफी खराब है। क्योंकि पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स 2 नहीं बल्कि 4 देशों के साथ शेयर करता है, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और चाइना। और उसमें से भी इंडिया और अफगानिस्तान ऐसे 2 देश हैं जिनकी पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं बनती। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है जिसे ब्रिटिशर्स ने 1893 में उस वक्त के भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनाया था। इस बॉर्डर की वजह से अफगान का पाश्तूनिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ गया, जिसका आधा हिस्सा आज पाकिस्तान में है और वही आधा अफगानिस्तान में है। और पाश्तून्स वही लोग हैं जो आधे से ज्यादा अफगानिस्तान को रूल करते हैं और इसीलिए आज तक अफगानिस्तान 1893 में बनाए हुए इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता। उनके हिसाब से पाश्तूनिस्तान पूरा का पूरा आज भी अफगानिस्तान में ही आता है और पाकिस्तान की ऐसे ही दुश्मनी ईरान से भी है, बस इस केस में पाश्तूनिस्तान की जगह बलोचिस्तान है। पर बलोचीज ईरान में कोई मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान और ईरान अंडरस्टैंडिंग से इस रीजन को शेयर करते हैं। पर ये कभी भी भाईचारे में नहीं बदल सकता क्योंकि ईरान को शिया गवर्नमेंट और पाकिस्तान को सुन्नी गवर्नमेंट चलाती है और इसीलिए उनके आइडियल्स और वैल्यूज में बहुत फर्क आ जाता है और आते रहेगा। लेकिन पता है, पाकिस्तान के 4 बॉर्डर शेयरिंग रिकॉर्ड को इंडिया ने 6 देशों के साथ बॉर्डर शेयरिंग करके तोड़ दिया है, जिनमें एक तो ऑफ कोर्स खुद ही पाकिस्तान है और बाकी म्यांमार, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर इंडिया अपने बाकी के 4 पड़ोसी कंट्रीज के साथ अलायंस में है और चाइना और इंडिया के बीच के गंभीर माहौल के कारण ये LAC लाइन है। पर अक्साई चीन के यहाँ पर आने वाली ये LAC लाइन कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, जिस वजह से आज भी ये दोनों देश अक्साई चीन को अपना हिस्सा क्लेम करते हैं। चाइना कहता है कि अक्साई चीन
चीन जिनजियांग रीजन में आता है और इंडिया के हिसाब से वो लद्दाख में आता है। इतना ही नहीं तो आपने ये भी देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया और चाइना दोनों के मैप्स में उनकी कंट्री का हिस्सा बताया गया है और इसी वजह से इंडिया और चाइना के बीच 1962 में जंग भी हो चुकी है, जिसमें कई लोग शहीद तो हो गए थे, पर आज तक दोनों देशों के बीच इसका फैसला नहीं हुआ और आज भी टेंशन का माहौल बना हुआ है। पर सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट्स ही इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो बंटवारे में पाकिस्तान और इंडिया के हिस्से में आई है। बंटवारे के साथ पाकिस्तान को फ्री भूकंप भी मिला है। मेरा मतलब है पाकिस्तान का आधा हिस्सा बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर एक ऐसे एरिया में आता है जो अर्थक्वेक प्रोन है। यहाँ आने वाले भूकंप इतने हाई मैग्नीट्यूड के होते हैं कि 2005 में आजाद कश्मीर में आए हुए सिर्फ एक भूकंप ने 86,000 लोगों की जान ले ली थी। पर इन भूकंपों के आने के पीछे का कारण क्या है? तो बेसिकली आज दुनिया में जो 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है ना, वो 33 करोड़ साल पहले एक हुआ करते थे। मतलब ऐसा कुछ कि जमीन का सिर्फ एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा था और उसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पैंजिया था। वेल, एग्जाम्पल के लिए समझो कि तुमने दूध को उबाला, फिर उबालने के बाद उसके ऊपर मलाई बन गई। अब अगर तुम दूध के बर्तनों को हिलाओ तो मलाई भी हिलती है और कई बार इसके टुकड़े भी हो जाते हैं। उसी तरह जब अर्थ के कोर का लावा ठंडा हुआ तो ऊपर जमी हुई मलाई यानी कि लैंड के टुकड़े भी हुए और इन्हीं टुकड़ों को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कहां से कहां पहुंच गए? इन प्लेट्स का भूकंप से क्या संबंध है? वेल, संबंध है क्योंकि फिलहाल इंडियन, यूरेशियन और अरेबियन प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं और इनके टक्कर के झटकों की वजह से पाकिस्तान के रीजन्स में काफी हाई मैग्नीट्यूड वाले भूकंप आते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें तो विरासत में बस 1146 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन मिली है और उसमें भी कराची के बस एक अकेले पोर्ट से पाकिस्तान का पूरा 60% ट्रेड और सप्लाईज आता जाता है। मतलब अगर कल को किसी देश ने इस पोर्ट को कैप्चर कर लिया तो पूरा का पूरा पाकिस्तान लैंडलॉक हो जाएगा और पाकिस्तान के आधे से ज्यादा ट्रेड और सप्लाईज ठप पड़ जाएंगे। अब फ्रेंड्स, अगर आप पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स पर दुखी हो तो उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि बंटवारे के बाद इंडिया के हिस्सों में भी काफी प्रॉब्लम्स आए, जैसे कि फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और ड्राउट्स। इंडिया की आधी बॉर्डर कोस्ट लाइन है जो कि 7,516 किलोमीटर लंबी है, जिस वजह से यहाँ के कोस्टल रीजन्स को ज्यादा बारिश की मार झेलनी पड़ती है और इसके पीछे का कारण है अरेबियन सी के पानी के तापमान में होने वाला बदलाव। क्योंकि अरेबियन सी का पानी इतना गर्म हो चुका है कि उस तरफ से आने वाली बारिश के बादल में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं और इसीलिए कहीं एक तरफ कोस्टल रीजन्स में ज्यादा बारिश गिरने के कारण फसल नहीं उग पाती तो कहीं बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में खेत और अनाज ड्राउट यानी सूखे की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। इतना ही नहीं तो इंडियन प्लेट हर साल 50 mm जितना यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है, जिसकी मूवमेंट इतनी स्लो है कि हमें ये महसूस नहीं होता, पर इन प्लेट्स के टकराने के कारण पाकिस्तान की तरह हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में भी अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और इसी वजह से हर साल इंडिया और थोड़ा छोटा भी होते जा रहा है। लेकिन इस ज्योग्राफिकल बंटवारे ने कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान दोनों को सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं दी है बल्कि कुछ बेनिफिट्स भी दिए हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन EIA के अनुसार पाकिस्तान के पास जमीन में पेट्रोलियम ऑयल के लगभग 8 बिलियन बैरल्स है और आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर के रिजर्व्स के साथ साथ जेम्स, मार्बल्स, टाइल्स जैसे प्रीशियस स्टोन्स के भी रिजर्व्स है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की 26% जमीन एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है और वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन व्हीट और कॉटन का होता है और इसीलिए कॉटन के प्रोडक्शन में पाकिस्तान दुनिया में 5th नंबर पर आता है और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स भी है। इसके पीछे का एक और एक कारण है कि पंजाब और सिंध प्रोविंस की जो मिट्टी है ना, वो काफी डीप और बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है जो कॉटन उगने के लिए एकदम परफेक्ट है। और भले ही बंटवारे में पाकिस्तान को कम कोस्ट लाइन मिली हो तो भी पूरे देश में इंडस रिवर फ्लो करती है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिवर है। सो इन अ वे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की लाइफलाइन भी है। और वहीं इंडिया के ज्योग्राफिकल बेनिफिट में सबसे ऊपर आता है माइका का नाम। माइका वो माँ वाला माइका नहीं, मेटल वाला माइका, क्योंकि इंडिया माइका का पूरे वर्ल्ड में टॉप प्रोड्यूसर है। माइका असल में एक ऐसा कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल पेंट से लेकर मेकअप, ऑटोमोबाइल्स, रबर प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में किया जाता है। दुनिया का 60% माइका इंडिया से ही ट्रांसपोर्ट होता है। साथ ही इंडिया वर्ल्ड में कोल का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और हमारे पास टाइटेनियम और डायमंड्स और लाइमस्टोन्स के काफी सारे रिजर्व्स हैं और ऑयल रिजर्व्स में हमारे पास ऑलमोस्ट
5.4 मिलियन बैरल्स है। अब बात करते हैं इंडिया की लाइफलाइन हिमालयन माउंटेन्स की, और इसे इंडिया का लाइफलाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देश की लगभग सभी नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी हिमालय से ही शुरू होती है, और इनमें से कई नदियों पर लगाए हुए डैम्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काफी मदद करते हैं। इतना ही नहीं तो हिमालय नॉर्थ से आने वाली बर्फीली हवाओं को भी रोकता है, जिससे इंडिया का क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट रहता है और बारिश की वजह से एग्रीकल्चर में मदद होती है। और ये ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, बल्कि ये चाइना के खिलाफ हमारा ग्रेटेस्ट नेचुरल डिफेंस भी है। वेल, सबसे पहली बात तो अगर हिमालयज नहीं होते तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट बंजर हो जाता, और ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पर जहां जहां से हिमालय से निकलती नदियां बहती है जैसे कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सारी जगहें भी बंजर हो जाती, और यहाँ से पानी न बहने के कारण ना मिट्टी उपजाऊ रहती, और इस वजह से यहाँ पर फसल नहीं उगती, और इसके ना होने की वजह से चाइना जैसे देशों की मिलिट्री डायरेक्टली इंडिया में घुसकर हमला कर पाती, और इसीलिए हिमालयन रेंज हमारा सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल एडवांटेज रहा है और रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक पे जिसके लिए आप सभी रुके हो, कश्मीर। पिछले 70 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर की वजह से 3 जंग हो चुकी है, और आज तक दोनों देशों के बीच का माहौल गंभीर रहा है। पर सवाल ये है कि आखिर कश्मीर इतना जरूरी क्यों है? वेल, इसका जवाब है कश्मीर के ग्लेशियर्स और फ्रेश पानी। ये ग्लेशियर का पानी इंडिया और पाकिस्तान के लाखों लोगों को ताजा पानी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, और आजकल के बढ़ते पॉपुलेशन और बढ़ते इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत के कारण इंडिया कश्मीर में और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के फैसिलिटीज लगवाना चाहता है। पर पाकिस्तान को डर है कि इरिगेशन के नाम पर कहीं इंडिया कश्मीर से पाकिस्तान आने वाले पानी को ही ना रोक दे, और इसी के चलते इंडिया और पाकिस्तान ने 1960 में वर्ल्ड बैंक के साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर ली थी, जिस एग्रीमेंट के हिसाब से पाकिस्तान के कंट्रोल में इंडस, चेनाब, झेलम और इंडिया के कंट्रोल में बियाज, रावी और सतलेज रिवर्स आती है। अब बंटवारों के बाद दोनों ही देशों के हिस्सों में कई अड़चनों के साथ कई फायदे भी आए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लेकिन दोनों ही देशों ने इन प्रॉब्लम्स को फेस करके इन एडवांटेजेस को किस तरह बेस्ट इस्तेमाल करे ये सीख लिया, और इसी वजह से आज दुनिया भर में ये अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। जैसे कि पाकिस्तान फेमस है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और वहीं पर इंडिया फेमस है अपने माइका और कोल प्रोडक्शन के लिए। लेट्स होप कि जल्दी एक ऐसा दिन आएगा कि दोनों भी कंट्रीज आपस में मिलजुल कर रहे, क्योंकि देखा जाए तो हम शायद उतने भी अलग नहीं हैं। अगर हम हमारे सारे डिस्प्यूट्स, नफरत और पार्टीशन के ट्रॉमा को बाजू में रखें तो ये साफ साफ दिखता है कि हम में कितनी सिमिलैरिटीज है। बोली भाषा से लेकर खाने पीने तक सब कुछ सिमिलर है, यहाँ तक कि हमारे कल्चर और हमारी हिस्ट्री भी मिलती जुलती है। पर फिर भी क्यों नफरत और पॉलिटिक्स के वजह से इन सिमिलैरिटीज को हम नहीं देख पाते? अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पर्सनली दोनों कंट्रीज के बीच में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज दिखती है और कौन कौन से डिफरेंसेस दिखते हैं, और क्या वो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। मुझे पर्सनली एक ही डिफरेंस दिखता है और वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और वो डिफरेंस मैं शायद बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मैं आपकी राय जानना चाहूंगा नीचे कमेंट सेक्शन पे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट लाइव फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट करके, ताकि आगे आने वाली ऐसी दिमाग बढ़ाऊं वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच सके और आप अपने दोस्तों से ज्यादा स्मार्ट बन सके। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुद्दा है कि इस पे आप जितनी मर्जी डिबेट कर लें, आपकी डिबेट कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन आखिर हमारा यही मानना है, जैसे जो है वीडियो में भी कहा गया कि नफरतें, हर चीज को एक साइड पर रखकर सोचे तो हम बिल्कुल सेम है। वेल, मेरा मानना ये है कि पहले के टाइम से लेकर अगर अभी के टाइम की बात करें तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत बेहतर हुई हैं लोगों के दरमियान की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उसका मैं बोलूंगी क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया को। बहुत सारे लोग उस साइड से भी कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग इस साइड से भी कोशिश करते हैं। बीच में जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो गुस्सा और मैं कहूंगी कि आपको एक हेट्रेड फील मतलब जो नजर आता है और फेस करना पड़ता है, वो अपनी जगह पर है। बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब उनका माइंडसेट चेंज होता जा रहा है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि मुझे लगता है कि जब से सोशल मीडिया आया है उसने बहुत सारा मैं बोलूंगी कि ओपनली लोगों को दिखाया है कि लोग कैसे रहते हैं दोनों साइड पर। मैं अगर बात करूँ ना, जो
अमूमन एक छोटी सी चीज़ जो मैं नोट करता हूँ वो ये है कि मैं खाली इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, आम रूटीन में बात करना चाहूँगा कि हम किसी से किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं ना, तो अगला बंदा जो है आगे से वो जवाब देता है, फिर अगला बंदा फिर आगे से जवाब देता है, वो बात करते 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 बहुत ज़्यादा वो रायता फैल जाता है एक तरह का ना। तो बेहतर ये है कि चीज़ों को समेटा जाए, जो नफरतें हैं, जो इख्लाफात हैं वो ख़त्म किए जाएँ। बाकी अगर इंडिया पाकिस्तान की जो हमने ये वीडियो देखी है, उन्होंने जितनी भी बातें की हैं वो बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़ा आया वीडियो को देखने को। उन्होंने दोनों मुल्कों की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया। और अगर पाकिस्तान के रिसोर्सेज की बात करें तो ये तो मुझे पता था कि पाकिस्तान जहाँ पर है काफ़ी रिसोर्सफुल है, लेकिन इतने ज़्यादा रिसोर्स हैं ये नहीं था मालूम। और यही गिला हमें होता है पाकिस्तान से कि इतनी सारी चीज़ें हैं और वो मतलब क्यों उस तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, और अगर इस्तेमाल किया जाता है और हमें नहीं पता होता तो वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता, अपनी कंट्री पर क्यों नहीं लगता। क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारी कंट्री की खसूसियत है, जो कि पूरी दुनिया में पहचानी जाती हैं। मतलब हमें किसी बाहर के हम कहेंगे कि लोगों से हम लोगों को चीजों का पता चलता, जैसे कि इसमें बोला भी कि यूके की जो आई थिंक रिपोर्ट है वहां से मतलब ये पता चला, लेकिन हम लोग को खुद को अपने मतलब जो हमारी कंट्री में रहते हैं उन लोगों की न्यूज से क्यों नहीं पता चलता। और जहां तक वीडियो की बात है, मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी क्योंकि टोटली मैं बोलूंगी कि ये एक अनबायस्ड वीडियो है। जिस तरीके से उन्होंने दोनों कंट्रीज के बारे में बताया और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से वाकई में जो पॉलिटिकल लेवल पर चीजें होती है ना, वो हम लोग वाकई में नहीं समझ सकते। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उनके मुताबिक खुश भी हो जाते हैं, उनके मुताबिक हम गुस्सा भी हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि इन चीजों को हम साइड पर रखें और जो हम आपस में जिस तरीके से लोग रह सकते हैं अच्छे से, वो क्यों नहीं। क्योंकि वीडियो में जिस तरीके से दिखाया गया कि पाकिस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया भी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया साथ साथ है, उसके बावजूद दोनों कंट्रीज में सलूक क्यों नहीं हो पाता। असल में सोचने वाली बात यहाँ पे ये चीज आ जाती है कि अंग्रेज वाली बात जो उन्होंने की, अंग्रेजों वाली बात कि वो यहाँ पर आए, कभी दोबारा जन्म हुआ ना उनका, उसे सर ना बुलाएं, ठीक है ना। उन्होंने बहुत बेतुकी किस्म की जो है पार्टीशन की हुई है जिसका कोई एक वो मतलब ही नहीं बनता। अगर मैं बात करूं उनकी तो उन्होंने वाकई एक बात सही कही कि जो है अंग्रेज जब यहाँ पर आया तो उसने यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज की, डिवाइड एंड रूल। बाकी अगर देखे तो उसने लूटा ही है और कुछ नहीं किया। जैसे हमने एक पहले वीडियो देखी उसमें कहा गया कि अंग्रेज का ये मानना है कि वो यहाँ पे हमें सिविलाइज करने आए थे, तो वो सिविलाइज करने नहीं हमें लूटने आए थे। और अगर देखा जाए तो जाते जाते वो इस तरह की जो है पार्टीशन कर गए हैं, खैर बॉर्डर की पार्टीशन को छोड़ें, लोगों के दिलों की पार्टीशन कर गए हैं कि हम जो है एक दूसरे से पास होते हुए भी, यानी कि क्या है कि 1 फुट के फासले पर हैं हम एक तरह के, क्योंकि एक कदम इधर से उठा के दूसरी साइड पे रखा आप इंडिया में हैं, या आपने उधर से उठा के इधर रखा आप पाकिस्तान में हैं। लेकिन जो दिलों के बीच में पार्टीशन कर गए हैं ना, और उस पे सोने पे सुहागा तो हमारे लीडर्स हजरात जो हैं उन्होंने किया, जिन्होंने क्या नाम लेते हैं बजाय इसके कि अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें, उन्होंने मजीद जो है उसे बढ़ावा दिया। मैं कभी कभी ये वीडियो देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जब वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन या जो है वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी एक हो सकते हैं इतनी मुद्दत के बाद, तो इंडिया पाकिस्तान जो है वो क्यों नहीं एक दूसरे से हाथ मिला सकते। वैसे रेड क्लिफ की मैं बात करूंगी, भाई सर मुंह से गलती से निकल गया था, थैंक यू कि याद करवा दिया। लेकिन उनकी मैं बात करूंगी कि जिस तरीके से बताया गया कि उन्होंने रिलीजन के बेस पर लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि ये कोई हम ये नहीं कहेंगे कि वो उन्होंने भाई इस तरीके से उन्होंने बेहतरी सोची होगी। रिलीजन उन लोगों को पता था कि अगर हम लोग इस तरह से इनको डिवाइड करेंगे तो आने वाले टाइम में कभी भी इन लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होंगी और वो इसी प्रॉब्लम में रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो अगर आपको डिवीजन करनी ही थी तो इस बेस पर तो कभी भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जहां जहां पर आपके जो लोग रहते हैं जिस तरीके से भी एक पार्टीशन बनती थी, चलो आप वैसे करते, लेकिन आपने बीज ही ऐसा बोया है कि शुरू से एक रिलीजन का कि जी यहाँ पर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, यहाँ पर हिंदू ज्यादा रहते हैं,
हालांकि होना ये चाहिए था कि जहां जहां पर लोग रहते हैं वहां पर रहने दें भाई, आजादी के साथ उनको टोटल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी। ये कोई तरीका नहीं है। अब जिस तरीके से पार्टीशन की हम स्टोरी सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जो हालात उस टाइम पर लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे लोग इधर से वहां गए, वहां से इधर आए, और जो उनके साथ बीच में प्रॉब्लम्स हुई, आई मीन अभी भी अगर सोचे ना तो उसकी भरपाई कभी भी कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि देखें, अगर उन्होंने रिलीजन के नाम पे पार्टीशन की है इंडिया पाकिस्तान की, तो उसमें भी उन्होंने कितना कत्लो गारत करवाया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें एक तरह का अंग्रेजों का ही ये सिर पे सेरा जाता है। जो उस टाइम वो हुक्मरान थे, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन है या रेडक्लिफ है, उन पे ही ये सेरा जाता है कि उन्होंने अगर चाहते तो हालात को संभाल भी सकते थे, ये भी अनाउंसमेंट करवा सकते थे जो जहां पर है वो वहीं पे रहे, अपने अपने घर अपनी जमीन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने उस तरह चीजों को कंट्रोल करना ही नहीं चाहा। उन्होंने वो जो एक नफरत का बीज है वो जब वो यहाँ पर आए थे ना, उन्होंने उसी दिन जो है लोगों के दिल में बिठा दिया था। पर मेरा मानना ये ना कि चलो ठीक है, उस टाइम पर लोग पागल बन गए, उनकी नफरत का बीज एक बो दिया, लेकिन अब तो लोगों को समझदार होना चाहिए इतने सालों के बाद कि चलो जो हो गया सो हो गया, बट अब तो हम अच्छे तरीके से चले। अब क्यों हम दूसरों की कठपुतलियां बन रहे हैं? अभी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी जनता इंडिया में भी, बहुत सारी पब्लिक पाकिस्तान में भी इस तरह की जिनके दिलों में नफरत नहीं है, जो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, और हमें इंटरनेट पे उसकी जो है वो एग्जांपल्स भी देखने को मिलती हैं। लेकिन चीज यहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल में जो है नफरत के बीज तो बोए हुए हैं, लेकिन वो अब जड़ें पकड़ चुके हैं, तो उन्हें जो है कन्विंस करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा। वैसे जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया ना इन चीजों को, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो बहुत सारे लोगों मैंने देखी है चीजें कि इतना इलॉजिकल उनका रीजन होता है कि लाइक अगर कोई भी वजह होगी ना तो कहेंगे इंडिया ने ऐसे कर दिया, इंडिया की वजह से ऐसा हो गया। हालांकि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी फ्रस्ट्रेशन, अगर हम अपना गुस्सा अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे बीइंग पाकिस्तानी, या हमारी नेशन कुछ उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रही, तो मुझे नहीं लगता कि उसका हम लोगों को जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो बस इसी तरह से निकाल देना चाहिए कि भाई ये उनकी वो है, क्या से बोलते हैं मौजम, साजिश। हाँ, साजिश। हम हर चीज को साजिश में लपेट कर रख देते हैं, जबकि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपनी गलतियों को, हमें अपनी वीकनेस को ये जानना पड़ेगा कि हमारे वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, हमें कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों कंट्रीज के लोगों को बहुत बहुत ज्यादा सीरियसली एफर्ट करने की जरूरत है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे रहें, क्योंकि जैसे वीडियो में बोला कि सिमिलैरिटीज एग्जैक्टली हैं हमारे में अभी भी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पाकिस्तानियों की, मुझे लगता है कि इनको पता ही नहीं है कि इनके एंसेस्टर्स कौन थे, इनकी रूट्स क्या हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जिसकी वजह से हम लोगों को अभी तक ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और जो लोग इन चीजों को जान चुके हैं और वो डिस्कस करते हैं जिन लोगों के साथ, तो उनको प्रॉब्लम होती है कि भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं। हालांकि ये कि आपको धीरे धीरे चीजें पता चलती हैं और लोगों को, आई एम हैप्पी कि लोग इस बारे में जानते जा रहे हैं। मौजम बहुत सारी बातें हम लोगों ने इस तरह से तो कर ली कि जो काफी खामियां शामियां निकाली हैं, बट मुझे ये बताओ कि सिमिलैरिटीज क्या लगती हैं? सिमिलैरिटी, सबसे बड़ी जो सिमिलैरिटी है वो हमारा कल्चर सेम है। वो अलग बात है कि यहाँ पे कुछ लोग मानते नहीं है, लेकिन आप शादियां देख लें, आप ड्रेसिंग देख लें, आप रहने का तरीका देख लें, आपको A to Z सिमिलर मिलेगा। मजे की बात ये ना, जो लोग मानते नहीं है ना, उनके फंक्शंस पर लग रहे बॉलीवुड के सॉन्ग्स रहते हैं, कोई अरबी सॉन्ग पर डांस नहीं कर रहा होता। मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूँ। मैं रिसेंटली एक बंदे से मिला, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या नाम लेते हैं यार, तुम अपने कल्चर पे चीजें क्यों नहीं बनाते? मैं कहा हमारा कल्चर है क्या, ये बताओ। उसके पास जवाब नहीं था। मैं कहा चलो तुम ये बताओ, जिस शहर में तुम रहते हो इस शहर का कल्चर क्या है, यहाँ के रहने वाले लोग कौन थे? तो उसने जब वो फिर बताया, मैं कहा यही तुम्हारा कल्चर है, वैसे तुम फॉलो नहीं करते। तो वो कहता बिल्कुल सही कह रहे हो। बस यही चीज है ना, वो एक जो लेयर आई हुई है ना दिमाग में और नजरों के आगे, जो एक नफरत की लेयर बना दी हुई है बस हर चीज में अगेंस्ट करने वाली, तो वो चीजें सही करने की बहुत जरूरत है। हालांकि ये जरूर देखना चाहिए कि जब हमारा कोई भी फेस्टिवल होता है, कल्चर या फिर हमारे फंक्शंस होते हैं, तो हम लोगों के अंदर ये मतलब जो क्या से बोलते हैं, जो मतलब इंडिया में जो चीजें हो रही होती हैं वही वाला क्यों हमारे अंदर इंटरेस्टिंग हम लोगों को लगता है, चाहे वो पंजाबी गाने हैं, बॉलीवुड
बॉलीवुड के गाने, कोई भी गाने हैं या कोई भी फेस्टिवल है, तो हम ड्रेसिंग वैसी क्यों करते हैं हमारे, क्योंकि बाय रूट्स वी आर सेम। तो वो चीजें आप में ऑटोमेटिकली आएंगी। बस ये था कि पता नहीं था, अब पता चलता जा रहा है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि पता चलता जा रहा है। वेल, थैंक यू सो मच मैं कहूंगी कि इतनी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और हमें सजेस्ट करने के लिए। और हम हमेशा यही दुआ करते हैं और दुआ करते रहेंगे और कोशिश भी करते रहेंगे कि प्यार हमेशा ऐसे बना रहे। बीच में अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी भी तो हम उनको भी कहेंगे कि प्लीज साइड पर कर दें, सारी प्रॉब्लम्स इतने साल प्रॉब्लम में निकाल दिए, अब अच्छे से और सुकून से और प्यार से रहना चाहिए। तो गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमें इजाजत। आपको क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और रखें अपनी दुआ में याद। हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।